शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमेशा प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल, यूपी सुपरटेट तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? ए माउस, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, डी प्रिंटर। दोस्तों, इसमें आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ए मॉनिटर, बी सॉफ्टवेयर, सी CPU, डी हार्डवेयर। तो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है आपका CPU, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 26 जुलाई, डी 28 जुलाई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए कोल्डिहवा, बी मेहरगढ़, सी कालीबंगा, डी देवपाड़ा। तो दोस्तों, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोद लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। दोस्तों, सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो यह फारसी भाषा का ज्ञाता था तथा गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह विद्वानों का सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता था। अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल, सी समतल, डी बेलनाकार। तो दोस्तों, इसमें सही जवाब है ऑप्शन अवतल दर्पण। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी घनानंद, डी अशोक। तो दोस्तों, मेगस्थनीज जो है वो आपके मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। गोदावरी नदी गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से भी और छत्तीसगढ़ से भी। अगला प्रश्न है, जुलाई अगस्त 2021 में कैटलस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अफ्रीका का पूर्वी तट, डी अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अफ्रीका का
पूर्वी तट, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीका के पूर्वी तट पर 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक कैटलस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से INS तलवार ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि कैटलस एक्सप्रेस नामक अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों नामक दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है। ऑप्शन ए, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो। ऑप्शन बी, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो। ऑप्शन सी, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। ए 98.4 फ़ारेनहाइट, बी 98 फ़ारेनहाइट, सी 98.8 फ़ारेनहाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 98.4 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ आदमी के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कभी आदमी के शरीर में कोई रोग या विकार पैदा हो जाता है या कुछ कीटाणु आक्रमण कर देते हैं तो शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करने वाले केंद्रों का निश्चित क्रम बदल जाता है। फलस्वरूप शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने की इस प्रक्रिया को बुखार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? पेरिस, मैड्रिड, रोम, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है आपका रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां, तीसरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 5, 6, 7, 8। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों अगर मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग में वृद्धि होती है, मांग में कमी होती है, अपरिवर्तित रहती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कीमत की वृद्धि होने पर मांग जो है, मांग में कमी आती है।
किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी तो उसकी मांग में कमी आएगी, यानी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ये आपका नियम होता है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? सोनभद्र, ललितपुर, गाजीपुर, जौनपुर। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनभद्र। बैगा जनजाति सोनभद्र जनपद में निवास करती है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई 1952 में, 1960 में, 1965 में, 1969 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1952। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी भौतिकी के इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए, बर्नौली का सिद्धांत, बी, न्यूटन का गति का नियम, सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह ऊर्जा के नगण्य नुकसान के साथ प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है, जिससे तांबे के केबलों की तुलना में अधिक सिग्नल ले जाने में सक्षम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।